In the previous chapter, we discussed about the entry costs and we discussed about the barriers to entry. कि कौन सी हमारी कॉस्ट, अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज करती है तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस कर जाता है एंड इन टर्न हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है. अगर हमारे बैरियर्स टू एंट्री या नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट हो जाते हैं, अगेन द सेम थिंग विल फॉलो. But apart from these two things, apart from entry costs and apart from barriers to entry, there are other behaviors also which we are going to discuss in this chapter associated with the incumbent firm and with the small firm. अगर लेमन टर्म्स में बोले तो कोई भी अगर एक डेवलप्ड फर्म है एक इंडस्ट्री में, सपोज ये एक मोनोपोली है, तो सबसे पहला स्टेप तो इस मोनोपोली का होगा कि ये किसी भी एक राइवल फर्म को, से बी को मार्केट के अंदर एंटर ही ना करने दे, इंडस्ट्री में एंटर ही ना करने दे. तो ये इस फर्म की एंट्री को रोकना चाहेगी, जिसको बोला जाता है एंट्री डेटरेंस. So this is the first step of any monopoly in order to reduce the entry of any firm. Second aspect is predation. Predation refers to the policies which this monopoly firm adopts in order to induce the exit, of the rival firm. कि अगर किसी तरीके से ये बी फर्म जो है वो अगर मार्केट में एंटर कर जाती है तो फिर ये ए फर्म कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करेगी जिसकी वजह से बी को मजबूर कर दे मार्केट से या इंडस्ट्री से बाहर जाने के लिए. अब ये जो प्रिडेशन है ये हमारा प्राइस प्रिडेशन भी हो सकता है और ये हमारा नॉन प्राइस प्रिडेशन भी हो सकता है. थर्ड एस्पेक्ट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. कि कई बार ये जो ए फर्म है, हो सकता है कि ये ए फर्म ऑलरेडी किसी स्मॉल फर्म के साथ से सी फर्म के साथ, जैसे इसको पता चले कि ये बी फर्म मार्केट में एंटर होने वाली है, तो ये एक स्मॉल फर्म के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, मर्ज हो जाएगी या उसको एक्वायर कर लेगी, जिसकी वजह से सपोज अगर ए फर्म के पास 75% शेयर था पहले, बी फर्म के पास 25% शेयर था, तो इन दोनों को ज्वाइन करके पूरा का पूरा 100% शेयर ये ए फर्म ले लेगी, ताकि जब बी फर्म आए तो ए फर्म का combined with this C firm एक monopoly रहे. So these are the three aspects that we'll be discussing in this chapter. First is associated with entry deterrence. कौन सी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो मोनोपोली अंडरटेक करती हैं अपने राइवल फर्म को एंट्री से एंटर करने से रोकने के लिए. देन विल डिस्कस प्रिडेशन, कि अगर राइवल फर्म एंटर हो जाती है तो फिर फर्म्स की क्या पॉलिसीज होती हैं कि वो मार्केट से बाहर चली जाए, प्राइसिंग प्रिडेशन एंड नॉन प्राइस प्रिडेशन. और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स द प्रिडेशन. Then third aspect we'll be discussing about merger and acquisitions. What are the impact of merger acquisition on the social welfare? And then we'll be discussing the public policy towards mergers and acquisitions. Yes, Yuvraj, this is the last chapter of Unit 3. Unit 3 comprises only of 2 chapters. The previous chapter that we have done, which I think was chapter 14, and this is chapter 15 of Cabral. So now in this case, then we have, let us first discuss entry deterrence. आज हम प्राइसिंग प्रिडेशन पे फोकस करेंगे. एंट्री डेटरेंस में एक्चुअली आप लोगों को फ्राइडे को कराना चाहती हूँ. इसमें हमारे कुछ 4-5 डायग्राम्स हैं और वो एसोसिएटेड डायग्राम्स हैं. तो मैं चाहती हूँ कि फ्राइडे को जो हमारा ट्यूटोरियल है, जो आई थिंक 12:30 to 1:30 वाला ट्यूटोरियल है, अगर हम 1 to 2:30 1.5 घंटे की कॉन्टिन्यूअस क्लास ले लें तो हमारा ये एंट्री डेटरेंस वाला पूरा टॉपिक हम उस टाइम पे कवर कर लेंगे. So that is why I'm just giving you a brief of entry deterrence today, and we'll start with pricing policy. So when we talk about entry deterrence, so there are 3 policies which we need to study in entry deterrence. That is capacity expansion. सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ, ये टॉपिक्स हम दोबारा से कवर करेंगे. Then we have product proliferation, and we have long-term contracts. Today we'll discuss about predation. Predation refers to, predation मतलब होता है कि जो हमारी इंक्यूबेंट फर्म होती है, मैं सब कुछ नहीं लिख रही हूँ, सब थ्योरी आप सुन लो. प्रिडेशन मतलब होता है कि जो हमारी ऑलरेडी डेवलप्ड या एक इंक्यूबमेंट लार्ज फर्म होती है, वो प्रीडेटर की तरह एक्ट करती है. जो हमारी लार्ज फर्म है या जो हमारी मोनोपोली है, वो प्रीडेटर की तरह एक्ट करेगी
and it will prey upon the rival firm, and it will prey upon the rival firm. प्रे प्रीडेटर तो आप लोगों को पता होगा ना, जो हमने फूड चेन में डिस्कस किया, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा 6th-7th क्लास में, प्रे प्रीडेटर्स एंड ऑल. तो इसमें क्या करते हैं, जो राइवल फर्म्स है, अगर हम प्राइस प्रिडेशन की बात करें तो राइवल फर्म्स अपने प्राइसेस को बिलो द मार्जिनल कॉस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये जो न्यू एंट्रेंट फर्म है उसको ऐसा लगे कि इसका भी प्राइस, लार्ज फर्म का या ये जो इंक्यूबमेंट फर्म है इसका भी प्राइस बहुत ज्यादा लो है. इसका मतलब ये अपने प्रोडक्शन को बहुत मिनिमम, हमसे भी लेस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हम तो वैसे ही एक छोटी फर्म है जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं, हम लोग तो सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो छोटी फर्म होती है या जो न्यू एंट्रेंट होती है वो मार्केट से बाहर चली जाती है. गाइस प्लीज रिमेंबर कि जो ये हमारा प्रीडेशन है, ये हमेशा जब छोटी फर्म मार्केट में एंटर करती है उसी के बाद प्रीडेशन पॉलिसी आती है. जब एंट्री डिटरेंस की पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती है, जब मोनोपोली या लार्ज फर्म प्रीडेशन पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं ताकि छोटी फर्म्स मार्केट से बाहर चली जाएं. सो नाउ आई राइट जस्ट फ्यू पॉइंट्स सो दैट आपके लिए थोड़ा, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, otherwise everything is there in PPT also. So इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी that there was a firm. This is a case study also given in your readings. So there is a firm, let it be, it is termed as EasyJet. It is Airways. EJ मैं इसको लिख रही हूँ. So this EJ in 1990s, this was a very low cost, क्योंकि इनका इतना ह्यूज डिमांड नहीं होती थी, तो ये लो कॉस्ट एयर फेयर अपना प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से इनका प्राइसेस भी बहुत लो था. तो जब तक ये अपने रीजन में करते रहे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इट वाज समवेयर अबाउट लंदन, लुटन रीजन, समथिंग लाइक दिस. तो जब तक ये अपने रीजन में ऑपरेट करते रहे जब तक तो ठीक है, पर जैसे ही इस EasyJet ने लंदन एम्स्टरडैम वाले रूट पे ऑपरेट करना स्टार्ट किया, तो वहां पे ऑलरेडी एक डेवलप्ड एयरवे कंपनी थी विच इज टर्म्ड एज KLM. तो इस KLM के पास उस टाइम पे 40% शेयर था. तो इसने क्या किया, जैसे इसको पता चला कि EasyJet एंटर हो गई है, तो KLM ने अपने प्राइसेस भी रिड्यूस कर दिए. तो EasyJet को लगा कि मैं यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इनके प्राइसेस तो हमसे भी कम है. तो उसकी वजह से देयर वाज एन इंड्यूसमेंट which this KLM wanted to create so that this EasyJet, this firm exits from this route of London Amsterdam. But फिर कोर्ट केसेस हुए जिसके बाद ये बोला गया कि KLM जानबूझ के अपने प्राइसेस को लेस देन मार्जिनल कॉस्ट पे ऑपरेट कर रही है, और उसके बाद उस कोर्ट केस को EasyJet ने जीता, अदरवाइज EasyJet मार्केट से बाहर चली जाती. मैंने 4-5 केस स्टडीज निकाल के रखी हुई हैं जहां पे इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, एंड इनफैक्ट PIB ने भी ऑर्डर निकाला है और इंडिया में लॉ भी है. इट इज टर्म्ड एज कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002. सो उस केस में बोला गया है कि प्रिडेशन प्राइसिंग इज एन ऑफेंस, और ये चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा एंटी कॉम्पिटिशन बिहेवियर होता है जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस करता है. बट 1-2 साल पहले ट्राई का जो कोर्ट केस बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ने किया था, एयरटेल ने किया था और दूसरी इंडस्ट्रीज ने किया था कि जियो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है, उसका जो कोर्ट केस है वो जियो ने ही जीता था. एंड देन ऑल दीज एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, दे वर क्राइंग फाउल कि ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गई है. जियो एक्चुअली प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा है, बट जो रिजल्ट आया है वो जियो के फेवर में ही आया है. अगेन देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉबिंग ऑल्सो. But what I'm trying to tell you is that there are laws in our country, there are antitrust laws in our country which looks after this predatory pricing, that this should not happen because this reduces the competition in the industry, in the market, and in turn it reduces the consumer welfare. Thus, it is not good for the social welfare of the country. सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमें एक्चुअली पता कैसे चले कि अगर हमारी कोई होमोजीनियस, सपोज हमारी एक प्रोडक्ट मार्केट है और इसमें हमारे जो गुड्स हैं वो होमोजीनियस हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट मार्केट.
सो इस केस में हमें पता है, हमने तो देखा है कि अगर हमारी सिर्फ मोनोपोली है, एक फर्म ऑपरेट करती है, तो उसका सपोज उसका जो प्राइस लेवल है वो 20 रुपीज होता है, और से उसका जो क्वांटिटी है, आउटपुट है, वो सपोज 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी। पर जैसे ही एक एडिशनल फर्म यहाँ पे एंटर हो जाती है, तो ये मार्केट डुओपोली हो जाती है। तो इस डुओपोली मार्केट में, क्योंकि अब हमारा क्वांटिटी इंक्रीज कर जाता है, सपोज क्वांटिटी 20 हो गई है, तो नेचुरली हमारा प्राइस भी रिड्यूस कर जाएगा इस मार्केट के अंदर। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा मार्केट में प्राइस रिड्यूस हुआ है, ये मोनोपोली भी जो अब हमारा 15 रुपीज प्राइस चार्ज कर रही है, ये प्रीडेटरी प्राइसिंग है। और ये प्राइस इसलिए रिड्यूस नहीं हुआ है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ कैन वी कंक्लूड ऑन दिस? So there are various types of complexities associated in order to conclude whether a company is following predatory pricing or this price is getting reduced due to the increase in competition. तो इस चीज के ऊपर कंक्लूड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ जैसे अब जो हमने ये EasyJet और KLM का एग्जांपल लिया, तो उस केस में जो कोर्ट केस है उसका रिजल्ट आया था कि KLM जानबूझ के प्रीडेटरी प्राइसिंग अडॉप्ट कर रहा है। बट दे कंक्लूडेड दिस ऑन द फैक्ट वाज दैट EasyJet स्ट्रैटेजी वाज टू चार्ज लो फेयर्स, क्योंकि वो अपने मार्जिन्स कम रखता है। अब हमको पता है कि जो हमारा मोनोपोली प्रॉफिट है, दिस मोनोपोली प्रॉफिट इज एक्चुअली ग्रेटर देन डुओपोली प्रॉफिट। अब मोनोपोली के केस में जो मार्जिन होता है, दैट इज P माइनस MC, दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन जो हमारा कॉम्पिटेटिव मार्केट्स में प्रॉफिट होता है। अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा प्राइस इज कंप्लीटली इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो वहां पे तो हमारे किसी भी तरह के अबनॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, वो जीरो होते हैं। तो इन्होंने जो कंक्लूड किया वो ये किया, जो जिसके बेसिस पे फेवर में गया केस टुवर्ड्स दिस EasyJet, कि क्योंकि EasyJet एक लो फेयर कंपनी है जहां पे वो अपने मार्जिन्स कम करके रखती है, इसी वजह से उनके प्राइसेस भी कम होते हैं। एंड फॉर दीज रीजंस इट इज लाइकली दैट बाय मैचिंग EasyJet's प्राइस, KLM एक्चुअली लॉस इनकर कर रहा था। So these laws, the court case said that these laws are actually justified on the fact कि KLM जानबूझ के, now you can have a look at the screen also, KLM जानबूझ के उस टाइम पीरियड में लॉसेस इनकर कर रहा था, कैपिटल L, so that वो नेक्स्ट टाइम पीरियड में जब EasyJet मार्केट से बाहर चली जाए तो उसको मोनोपोली प्रॉफिट अर्न हो। कोई भी कंपनी, कोई भी लार्ज फर्म, इंक्यूबमेंट फर्म या मोनोपोली तभी अपना कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉसेस करने को रेडी होती है जब उसको ये पता होता है कि उसके जो प्रॉफिट है नेक्स्ट टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड 2 में, जबकि उसका राइवल मार्केट से बाहर चला जाएगा, ये प्रॉफिट्स ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू द लॉसेस इट हैज इनकर्ड। सो द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ this monopoly profit, that is, the higher the probability of the rival firm leaving the market, the higher will be the chances of this large firm to adopt aggressive pricing behavior, that is, to adopt predatory pricing. Guys, is it clear? Predatory pricing समझ आया है? ये सिर्फ layman terms में समझाया है, इसमें 2-3 चीजें और हैं अभी। Is it clear till here? Anybody making running notes? Is it clear till here? Have you guys slept? Okay. इसमें हमारे 2 टर्म्स हैं, हम एक बार वो 2 टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा न्यूज डिस्कस कर लेंगे। So it says that there is a pro-competitive behavior, and the other is anti-competitive behavior. Pro-competitive behavior होता है जिस केस में हमारा प्राइसेस ऑलमोस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हमारे मार्जिन्स रिड्यूस हो जाते हैं। पर एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होता है जिसमें हमारे प्राइसेस
मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाते हैं। सो दिस एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, जहाँ पे जो लार्ज फर्म है वो अपने प्राइसेस को जानबूझ के मार्जिनल कॉस्ट से कम करती है, एक लॉस इनकर करती है ऑफ दिस कैपिटल एल, सो दैट नेक्स्ट टाइम पीरियड में उसको मोनोपोली प्रॉफिट अर्न हो, जो कि इस लॉस को प्रॉपरली पूरी तरीके से कॉम्पेंसेट कर लेगा। और प्रो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होता है जिसमें कि एक फर्म की एंट्री की वजह से मार्केट में क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और प्राइस रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से मार्जिन्स, जो प्रॉफिट मार्जिन्स फर्म्स रखती हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है एंड द मार्केट मूव टुवर्ड्स द प्राइस विच इज क्लोजर टू द मार्जिनल कॉस्ट। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स। तो जो हमारा प्रीडेटरी प्राइसिंग का जो चीजें फॉलो होती हैं वो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को देखते हुए वो प्रीडेटरी प्राइसिंग उसको कंक्लूड किया जाता है एंड नॉट प्रो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। So let us now discuss, I'll stop sharing from here and I'll discuss few news from my laptop. It's there and I'll share the link of those also. मैंने प्लान किया था कि इसका थोड़ा आगे करेंगे, बट आज 15-20 मिनट हम लोग फ्लो में कुछ और डिस्कस कर गए। 1 second. Yes, I hope my screen is visible. So now what I'll do is that तो मैंने ऑफ ही कर दिया. So I'll not be able to see your chat messages, although you can message. So बीच में पढ़ती रहूंगी, otherwise we'll be discussing the news. Let us start with this first one. So it says predatory pricing by e-commerce companies and government's knee-jerk reaction may aggravate MSME's concern, wherein they discuss about this ease of doing business. They said that at a gathering of BRICS ministers and officials, Commerce Minister, I think 2019 ka news hai. Where is the date? This is 20th November 2019, wherein they discussed this risk associated with the predatory pricing strategies allegedly being adopted by the companies in India. And let me tell you, ये बहुत ही अच्छी तादाद में होती है predatory pricing. अगर कोई predatory pricing पे शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, संस्कृति थी अमी जामी वाले बैच में, सारी क्लास ने, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे प्रेजेंटेशन की थी, सिर्फ संस्कृति ने प्रीडेटरी प्राइसिंग पे प्रेजेंटेशन की थी, एंड इट वाज रियली गुड. Although I don't remember the topic, but I remember it was very good presentation. So now these ministers over here, this Commerce and Industry Minister Piyush Goyal had flagged risk associated with the predatory pricing strategies, which are adopted largely, majorly by the companies in India. And this brings us to the question of what is predatory pricing under the antitrust law? When does predation raise concerns, and how should India tackle it? Another questions that readers may raise is whether they have come across examples of possible predatory pricing in their day-to-day lives. So we can discuss this. We can unmute and मैंने बहुत सारे, as you can see, आपको जितने भी tabs नजर आ रहे हैं, ये 2 tabs छोड़ के बाकी सारा predatory pricing के ऊपर ही है. So पहले हम आपसे एक बार सुन लेते हैं, if you can think of any predatory pricing behavior that you have seen or witnessed or experienced, then we'll discuss about other things. I'm going back to Meet. You can unmute and speak. अरे कोई किसी को नहीं बोलना. Shall I continue with the article then? Nobody wants to speak, I think. So I'll continue with the article. So, So they said the traditional theory of predatory pricing is straightforward. A company indulging in predatory pricing, which is already a dominant enterprise. मतलब वो एक incumbent firm है, large firm है. It sets its prices so low for a sufficient period of time that its competitors leave the market and others are deterred from entering. फॉर अ डेटर्ड मतलब कि जो एंटर करना चाह रहे थे उनकी वो भी अपनी एंट्री को एक तरीके से रोक लेते हैं, क्योंकि उनको ये सिग्नल होता है कि ये जो लार्ज फर्म है इसका बहुत ही लेस कॉस्ट है और ये लेस प्राइस पे भी ऑपरेट कर सकती है और हम इनको मैच नहीं कर सकते हैं. सो फॉर प्रिडेशन टू बी रैशनल देयर मस्ट बी सम एक्सपेक्टेशन दैट दीज प्रेजेंट लॉसेस लाइक एनी इन्वेस्टमेंट will be made up by future gains.
तो रैशनल मतलब कि जो भी हमारी लार्ज फर्म्स हैं वो तभी प्रीडेटरी प्राइसिंग अडॉप्ट करेंगी, तभी अपने प्राइसेस को कम चार्ज करेंगी, या अगर वो किसी ऐसी जगह पे अपना सपोज ऐसे रिटेल मार्केट में या कोई ऐसे रीजन में अपना प्रोड्यूस सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे उनको पता है कि बहुत ही अच्छा शेयर है, और पर वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर फर्म आ गई है, तो वो चाहते हैं कि ये कॉम्पिटिटर फर्म मार्केट में ना रहे, तो वो वहां तक भी अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएगी। उसके लिए उनको लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगा, इनिशियली लॉसेस होंगे, बट उनको एक्सपेक्टेड होगा कि हमें फ्यूचर गेन्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर बीच में आपको कुछ ऐड ऑन करना है, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. So this in turn implies that the company has some reasonable expectation of gaining exploitable market following the period of predatory practices, and that profits of this later period will be sufficient great to warrant incurring present losses. तो जो हमने पढ़ा है ये एग्जैक्टली वही है, वो तभी करेंगे जब नेक्स्ट टाइम पीरियड में जो उनको मार्केट पावर मिलेगी. मार्केट पावर मतलब ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है मार्केट पावर मतलब पावर टू इम्पैक्ट द प्राइसेस, जिसकी वजह से वो अपने मार्जिन को फिर से इंक्रीज कर पाएंगे. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन द लॉसेज विच दे आर इनकरिंग. The theory also implies that some method exists for the company indulging in predatory pricing to outlast its competitors, whether through greater cash revenues, better financing, or cross-subsidizing from other markets or other products. So now they in this case they have actually discussed the example of newspapers, जहाँ पे वो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर्स का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट जो हमको मिलता है वी आर एक्चुअली पेइंग जस्ट 5 or 7 rupees ऑन अ डेली बेसिस, whereas the cost for a 40-page newspapers in 20 November 2019 they have taken out to be rupees 18 to 25, and most of these costs are cross subsidized by the advertisement income, जो अभी हम न्यूज़ चैनल्स के लिए भी डिस्कस कर रहे थे. So same thing they have referred over here. So while standalone this may look like a classic case of predatory pricing. अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि यार इनका कॉस्ट तो 18 to 25 है, बट प्राइस ये सिर्फ ₹5 to ₹7 चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रीडेटरी प्राइसिंग है. सो वन विल हाउएवर नीड टू असेस दिस बिहेवियर्स ऑन अदर फैक्टर्स आल्सो, सच एज डू न्यूज़पेपर्स कंपनीज एक्सपेक्ट टू गेन एक्सप्लॉयटेबल मार्केट पावर, क्या वो मार्केट पावर ऑब्टेन करना चाहती हैं, और क्या वो अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से निकालना चाहती हैं, या फिर अगर वो ऐसा करते हैं, सो डज दिस एनहांस द कंज्यूमर वेलफेयर विदाउट एडवर्सली इफेक्टिंग द कंपटीशन इन द मार्केट. तो क्योंकि ये जो ₹18 to 25 ये इतना कॉस्ट इनको पड़ता है, जिसमें से जो मेजर फाइनेंसिंग है वो इनकी एडवर्टीजमेंट इनकम के थ्रू हो जाती है, और हमसे ये ₹5 to 7 चार्ज करते हैं, मेजरली बिकॉज ये जो बिलो कॉस्ट प्राइसिंग ये कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर वेलफेयर ऑल्सो. So the clear indication is that below cost pricing has clearly benefited the consumers for decades. It has not resulted in driving efficient competitors out of the market. In fact, over time, the newspaper industry has faced and continues to face significant competition from players active in all these areas of news, articles, information through online platforms. Thus, market condition also plays a key role in determining whether this pricing predation is a feasible policy or tactic for a company to employ. So then they discuss about the e-commerce market also. E-commerce के लिए मैंने दूसरा आर्टिकल प्रॉपर निकाल के रखा हुआ है. I'll refer to that article. Let us first discuss their impact on MSMEs. So it says, for a robust competitive landscape, it is essential that each market participant is able to operate and effectively compete. So this is what competition law, which I said, competition law of 2002 seeks to achieve. आप देखो 2002 में कंपटीशन लॉ आया है, उससे पहले अगर हम बोलते हैं कि टाटा है या रिलायंस है या दूसरी जो पहले से ही डेवलप्ड कंपनीज हैं, क्या उन्होंने प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की होगी? आई डोंट नो, क्या नहीं अडॉप्ट की होगी, since we are talking about to have maximum market power later on. And is that the reason that these companies are able to survive, or these companies are able to say to produce their goods at a low cost because they have initially acquired a larger profit using predatory pricing? I don't know, just abhi aaya dimag mein, so bol diya. We can think on this.
However, if the government of India does plan on setting up on a high-level committee, it will be critical to ensure that such a body has wide participation, including from academia and other antitrust authorities, so that हम एक holistic solution की तरफ proceed करें, and जो भी parties, जो भी stakeholders involved हैं, उन सबको consider करते हुए हमें decision लेना चाहिए associated with the impact of predatory pricing. However, any knee-jerk reaction by any department of a government or a regulator may not give us the desired results for the industry. So they say one should remember this press note 2. मैं आपको ये note भी अभी पढ़वा दूंगी. This was given by DIPP on 28 December 2018. And it had far-reaching consequences on just for e-commerce players, but even for the small and medium enterprises. For example, these SMEs which had equity participation from marketplaces or whose inventory was controlled by these marketplaces could not sell their inventory on e-commerce platforms, thus resulting in significant harm to exactly those set of entities that this press note sought to protect. So basically, ये press note मैंने अभी open किया हुआ है. What it is trying to say is कि e-commerce let us read this. So it talks about predatory pricing by e-commerce company. ये e-commerce companies के ऊपर एक तरीके से predatory pricing को avoid करना चाह रहे हैं, उससे related इन्होंने ये चीज़ निकाली थी ताकि हमारी जो small industries हैं या जो growing industries हैं वो protect हो पाएं. पर क्योंकि ये small industries since they don't have that retail sector जहाँ पे हम जाके directly purchase कर पाएं, तो ये e-commerce platform के through ही अपने चीज़ों को sell करती हैं. तो इन्होंने वही बोला है कि अगर हम e-commerce को ही एक तरीके से undermine कर देंगे तो ये indirectly MSMEs को भी undermine करने के बराबर हो जाएगा because they are supplying their goods on these platforms only. So let us see what and please note these years 2016 2018 की बात है तो ये 2019 का note है. So it means that we are still developing. आप देखो कि ये जो industrial economics as a branch है, ठीक है, हम compared to the other branches of economics macro and micro ये late आया था, पर ये इतना भी late नहीं आया था कि we as a country are taking or making policies and programs right now in 2018 and 19 to stop this behavior. And even then, these things are here on paper. Are they actually being followed like in practice? That is also a concern. I have another article of Economic Times to discuss on that. So it says that DIPP, DPIIT, via this note in 2016, they have guidelines for FDI on e-commerce, which were issued in 2016. However, allegations were made against these e-commerce companies that the marketplaces were violating norms, which were let down in this. Press Note 2018, clarification on FDI policy regarding this e-commerce. अभी clauses वगैरह तो मैंने नहीं निकाले हैं, but ये उसी का conclusion है. So it stipulates that e-commerce entities providing marketplace will not directly or indirectly influence the sale price of goods and services and will maintain the playing field entities in which e-commerce marketplace entity has direct or indirect equity participation on common control to vendors on the platform at an arm's length and in a fair and non-discriminatory manner. So such services will include but not be limited to the fulfillment of logistics, warehousings, etc. And then they talk about here that they are engaging in predatory pricing and are providing excessive discounts. जो ऊपर इन्होंने बोला कि ये जो original price है goods and services का वो maintain करके रखेंगे, अपने आप ही इसमें discounts नहीं देंगे. So these companies are providing excessive discounts on the products of the MSMEs or other products so that people are purchasing from their platforms. In this regard, response and clarifications were sought from the e-commerce companies, and all e-commerce companies in their response have maintained that they do not exercise any control over sellers and operate a pure marketplace. So any discount which is offered by the seller or the vendor. But again, अब ये कितना true है, इनके बीच में क्या contracts होते हैं, वो सारी चीजें that actually happens beyond this market area. Then they say imposition of unfair or discriminatory prices, including predatory pricing by a dominant enterprise or group is prohibited under this Competition Act of 2002.
So the act provides for establishment of a quasi-judicial body, with this Competition Commission of India, which decides matter of anti-competitive practice. So when we talk about anti-competitive practice, now we know it means that price below the marginal cost, including inter alia predatory pricing on a reference by the aggrieved party. So these are the two articles, as in there are other articles also, but आपकी दूसरी class भी है. I think I should stop and we can